निकॉन कैमरे के थ्रू। तो दो ही डीएसएलआर कैमरा पॉपुलर है, वन इज निकॉन एंड वन इज कैनन। तो कैनन के थ्रू जो हम रॉ फुटेजेस शूट करते हैं उसको फॉर्मेट मिलता है CR2, और जो हम निकॉन के थ्रू करते हैं वो मिलती है NEF फाइल। तो जो लाइट रूम है वो लाइट रूम सपोर्ट जो करता है वो CR2 को करता है, NEF को नहीं करता है। और NEF को करने के लिए बस ये कई बार इशू होता है कि हम एक एक्स्ट्रा प्लगइन डाल देते हैं, जो पहले इशू आते थे। अगर हम फोटोशॉप में ओपन करना चाहें तो वो एक तरीके से पहले ये चीज़ नहीं ओपन हो सकती थी कि रॉ फाइल को हम फोटोशॉप में ओपन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं, बिकॉज एक कैमरा रॉ करके एक प्लगइन है, और एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो एक छोटा लाइट रूम ही है जिसके थ्रू आप अपनी फोटो को फोटोशॉप में भी ओपन कर सकते हैं, जो भी कलर करेक्शन है। अब लाइट रूम यूज़ क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है लाइट रूम यूज़ करने का? तो एग्जैक्टली लाइट रूम का यूज़ है कि जब हम मल्टीपल फोटोज़ क्लिक करते हैं या कोई भी फोटोशूट यूज़ करते हैं, तो फोटोग्राफ जब हम क्लिक कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 100% एक ही क्लिक पे आपके पास बहुत अच्छी फ़ोटो आ जाएगी। हो सकता है कि उस टाइम लाइट बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उसके अंदर आपकी कलर करेक्शन सही नहीं हो सकता है उसका कलर बैलेंस सही नहीं आ रहा हो सकता है कि आपकी जो इमेज है वो उतनी क्लियर शार्प नहीं दिख रही हो। तो इन सब चीज़ों को एनहेंस करने के लिए और इनको रिकरेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लाइट रूम को। लाइट रूम बेसिकली सिर्फ इसीलिए हम मतलब ज़्यादातर यूज़ होता है जो हम फोटो को कलर करेक्शन और फोटो की जितनी अंदर मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं वो सब चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं। अब एग्जैक्टली करते कैसे हैं, कि होता क्या है, प्रोसेस क्या है इस चीज़ का? तो बहुत सिंपल है। अगर हम अपने कैमरा में भी आपने ये सब चीज़ें यूज़ की होंगी, बट हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि जैसे अगर हम कैमरा की कोई भी फोटो क्लिक करते हैं फ़ोन के अंदर और उसमें हम एक जाते हैं कि उसको एनहेंस सेटिंग्स में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे को कुछ चीज़ें मिलती है डिफ़ॉल्ट ही, कि सेचुरेशन आप ठीक कर लो, ब्राइटनेस कंट्रास्ट ठीक कर लो, आप उसकी क्लैरिटी बढ़ा लो, आप उसका कलर मोड चेंज कर लो। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे है, और यहाँ पे आपके पास होता क्या है कि आपको एक ही इमेज को एडजस्ट करना है, दूसरी इमेज ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग काम कर सकती है। तो होता क्या है कि जब हम कोई भी फोटोशूट करते हैं, तो फोटोशूट जब कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली लाइट एक ही फिक्स होती है, उसके अंदर हम प्रोडक्ट रखते जाते हैं और प्रोडक्ट की शूट लेते जाते हैं। जब प्रोडक्ट शूट लेते हैं तो हमारे को बल्क इमेजेस आ जाती है। तो हो सकता है कि आपने जो कलर टेम्परेचर रखा हो अपने लाइट का वो ठीक नहीं रखा, तो अब एक को ठीक करोगे ऐसे, अगर आप 100 को चेंज करना हो या 200 फोटो आपने क्लिक की है तो वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस केस में लाइट रूम की हेल्प लगती है, क्योंकि अगर ये करने को तो हम फोटोशॉप रॉ से भी कर सकते हो, लेकिन वो एक सिंगल इमेज, 2 इमेज, 10 इमेज के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी इमेजेस के लिए नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लाइट रूम को। तो लाइट रूम जब भी आप ओपन करोगे तो वो डिफॉल्ट पुरानी सेटिंग्स को ही ओपन करता है, बिकॉज इसमें कोई भी फाइल को आपको कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं है, कि आपको जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया उसको बार बार सेव करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो सेव मोड पे ही रहता है। तो आप जहाँ बंद करेंगे वो उसी टाइम उस चीज़ को सेव रखेगा। तो अगर हम यहाँ से जाते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है वो होता है कैटलॉग बनाना। तो कैटलॉग क्या होती है? कैटलॉग एक तरीके से नया कैनवस है, एक नया ब्लैंक एरिया है जहाँ पे आप एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो अपने फोटोशूट के लिए। तो यहाँ से हमने बोला न्यू कैटलॉग, और कैटलॉग हम कहाँ चाहते हैं? सपोज मैं चाहता हूँ कि डी में एक फोल्डर बना देते हैं, और इसमें हमने बोला क्लास, और यहाँ पे हमने इसको बोल दिया कि लाइक दिस इज माई क्लास 1, और इसको मैंने बोला क्रिएट। तो क्रिएट करते टाइम वो आपसे पूछेगा कि बैकअप आपको लेना है, जो भी आप चीज़ क्रिएट कर रहे हो वो आपको कब कब उसके अंदर बैकअप लेना है। तो वंस अ वीक, व्हेन एग्जिस्टिंग एग्जिटिंग, यहाँ पे हमारे पे जब होता है ना कि इसको एग्जिट करते हैं हम लाइट रूम को, तभी सेव करना हो। तो जस्ट दिस वंस हमने बोला, जस्ट दिस टाइम, एक ही बार हम इसको सेव कर लेते हैं। और इस आप स्किप भी कर सकते हो और बैकअप भी ले सकते हो इन सब चीज़ों का। तो मैं स्किप कर देता हूँ कि मैं इसको बंद करता हूँ, तो आपका लाइट रूम पहले बंद हो जाएगा, फिर एक नया आपका क्लास 1 करके एक ब्लैंक बिल्कुल फ्रेश आपका ओपन हो गया। तो अभी यहाँ पे कोई फोटो नहीं है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज जो आपने यहाँ फोल्डर क्रिएट किया है अपने डी ड्राइव में क्लास 1, वहाँ पे आपके पास ये इसकी डिफॉल्ट फाइल्स हैं, और इसके अंदर आपके पास ये अपनी लाइट रूम की फाइल क्रिएट हुई है, जो भी हम क्रिएट किया है यहाँ पे। अभी यहाँ कोई फोटोग्राफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे को सबसे पहला जो काम होता है वो होता है फोटोग्राफ्स को इंपोर्ट करना। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, सब कुछ दिमाग इस तरीके से आपको यूज़ करना है कि आपको अपनी जो भी आप फोटो क्लिक कर रहे हैं
अपने DSLR से उसको उस फोटोज को इसमें एडिट करना शुरू करो, ना कि मतलब फोटोशॉप में हम यूज करते हैं। तो आप रॉ फाइल्स पे ही ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे इसके अंदर, नॉर्मल JPG के लिए नहीं करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास इंपोर्ट करना। तो ये तो तीनों सेम ही चीज़ है। ऑप्टिमाइज कैटलॉग का तब यूज़ होता है जब कोई फाइलें हमने यहाँ पे यूज़ ही नहीं करी हुई हैं अपने कैनवस के अंदर और उसको हम ज़बरदस्ती मतलब पड़ी हुई हैं, ब्लैंक है, तो उनको हटाने के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। तो अभी सबसे पहली चीज़ है इंपोर्ट करना है हमारे को फोटोज़ को। तो क्लिक ऑन दिस इंपोर्ट फोटोज़। तो इंपोर्ट फोटोज जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारी डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी, जहाँ पे भी हमने अपनी फ़ोटो क्लिक करके या कॉपी करी है अपने कैमरे के थ्रू, वो सब फोटो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। तो आप अपनी पूरी ड्राइव यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपने कहाँ पे उसकी बैकअप फाइल से रखी है। तो मैं अगर बोलूँ कि मुझे एडिट देखना है, तो एडिट में देखूँ तो एडिट में मेरे पास कुछ इमेजेस यहाँ पे ओपन है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे कोई और फोटोज चाहिए, तो मैं यहाँ से जितनी आपको फाइल चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि हाँ मेरे को ये वाली फाइल्स पे काम करना है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास वो इमेज लोड हो जाएंगी और आपको विजिबल हो जाएगी कि आप क्या चीज़ देख रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, लैंप्स नहीं लेता हूँ, ब्लॉक वन अमेजोन शूट, और इस तरीके से लाइक ये फोटोग्राफ एक मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये सारी JPG है, जबकि तो लेकिन JPG होने के बावजूद इसमें क्या है कि उन्होंने रॉ को JPG में कन्वर्ट करके दिया, बिकॉज रॉ फाइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा हैवी होती है। मतलब एक अगर ये फाइल आप मान के चलो कि ये केबीज में है तो वो MBs में होगी। तो मतलब ये 682 KB की है तो वो इसकी जो रॉ फाइल होगी वो 45 MB की होगी। तो इतना फर्क पड़ता है कि आप उसको इतना एनलार्ज कर सकते हो, इतना ज़्यादा उसके अंदर काम कर सकते हो कि वो बिल्कुल फ्री है। मतलब वो उसके अंदर कुछ भी आप एडिट कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ये मतलब हमने JPG में ही ये इमेजेस मंगवाई थी कि भाई हम इतना सारा डाउनलोड करें फिर अपलोड करें, तो वो मतलब कलर करेक्शन के लिए काम नहीं था, ये काम कटिंग का था। तो इसलिए मेरे को इसको JPG में कन्वर्ट करवा के मैंने वो इमेजेस मंगवाए गए। तो जैसे मैंने अब यहाँ इमेजेस देखूँ तो ये ओपन करी मैंने इमेजेस, तो जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी सिलेक्टेड है। तो आप अगर नहीं चाहते कि नहीं ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए, तो आप यहीं से अनचेक कर सकते हो। आपको चाहिए कि हाँ ये सारी चाहिए तो आप सबको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। अब एक बार जब हम यहाँ पे लिया तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं कॉपी, मूव, ऐड। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि जैसे कॉपी का मतलब है कि ये यहाँ पे भी रहेगी और कॉपी होके आपके कैटलॉग में भी आ जाएगी। मूव का मतलब है कि वो यहाँ से हटेगी और आपके उसके अंदर आ जाएगी। ऐड का मतलब है सिर्फ आप उसको ऐड करना चाहते हैं, वो ना इधर चाहते हैं ना उधर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। अब वो कॉपी में आप बता सकते हो कि आप कहाँ कॉपी करना चाहते हो, तभी वो यहाँ पे एक्टिव होगा। मूव में भी ये यहाँ पे एक्टिव रहेगा कि आप अगर अपने फोल्डर में ही चाहते हैं वो इमेजेस तो आप मूव कर सकते हैं। तो मैं सिंपल ऐड कर देता हूँ बिकॉज मुझे सिर्फ इस कैटलॉग में इसको ऐड करके एडिट करना है। तो मैंने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड ऑन करा और यहाँ से इंपोर्ट क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं इंपोर्ट क्लिक करूँगा वो इमेजेस धीरे धीरे यहाँ पे लोड हो जाएंगी। एज सिंपल, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे हम इमेज देखें तो ये सारी इमेजेस हमारे पास एक्टिव हो गई हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ लेफ्ट में सेटिंग्स आ रही हैं, कुछ राइट में सेटिंग्स आ रही हैं। और यहाँ पे मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास फ़ोटो वो एनलार्ज हो जाएगी। तो आप इस पर क्लिक करके जूम करके देख सकते हैं कि हाँ वो हमारी फ़ोटो की एजेस और जो भी शार्पनेस है उसको हम देख सकते हैं कि वो ब्लर तो नहीं है या उसमें कुछ एडिट तो नहीं है। तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरे को इसको डिफ़ॉल्ट वैसा ही करना है, तो आप इसको वही कंट्रोल माइनस भी यहीं से यूज़ कर सकते हैं जैसा हम फोटोशॉप में करते थे। और डबल क्लिक आप इसको इस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के व्यूज़ हैं। मतलब हम अगर इस कैनवस की बात करें तो इसमें हमारे पास एक ग्रिड व्यू, ये है सिंगल व्यू, ये है XY। मतलब आपके पास दोनों सेम फोटो आ गई यहाँ पे इस बटन को क्लिक करने से, कंपेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने कुछ इसमें एडिट किया तो वो ऑटोमेटिकली आप कंपेयर कर सकते हो कि एग्जैक्टली उसकी सेटिंग्स और इसकी सेटिंग्स में कितना अंतर आ रहा है। तो आपको ये भी ज़रूरत पड़ेगी X और Y की। यहाँ पे हम ग्रिड देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ आपको नहीं चाहिए एक्टिव करना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। और कोई पीपल मतलब अल्टीमेटली ये है कि आप एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर को ही यूज़ करके ढूंढना चाहते हैं तो उसके केस में आप ढूंढ सकते हैं कि भाई इसकी इमेजेस सारी इकट्ठी करके निकाल दो एक साथ। तो ये होता है हमारे पास, ये एक फीचर ही है।
कि मतलब जैसे होता है ना कि हमने 200 फोटो क्लिक की और 200 फोटो में से आपको उस एक ही बंदे की फोटो को एडिट करना है, तो आप उसको सीधा पीपल जाके सर्च कर सकते हो कि आप उसको वो उसी की फोटोज सिलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ से अभी सिंगल व्यू ले लेता हूँ, एक इमेज यहाँ पे, और इसको जूम करके देख रहा हूँ कि हाँ ठीक है। एक बार आप क्लिक कर रहे हैं, डबल क्लिक, मेरे को इसको एडिट करना है तो आप इसको ले सकते हैं। अब ये फोटो के बाद यहाँ पे लेफ्ट में देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कैटलॉग। ऑब्वियसली जो कैटलॉग हमने यूज़ किया है उस कैटलॉग में कितनी फ़ोटोज़ हैं। अभी हमने टोटल जो 10 फ़ोटो ली हैं वही 10 फ़ोटो वो दिखा रहा है कि इस कैटलॉग पे 10 फ़ोटो आपने इंपोर्ट किए। फोल्डर्स, यहाँ पे फोल्डर जो आप चाहते हैं कि लाइक ये जो डी ड्राइव से आपने फोल्डर कहाँ से उठाया है तो वो आपको बता रहा है उसकी डायरेक्टरी, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है, ये स्मार्ट कलेक्शन होती है। स्मार्ट कलेक्शन का मतलब है कि आप इसमें से फाइनल कर सकते हो कि मतलब आप इसको एज अ कलेक्शन डिफाइन करना चाहते हो कि मतलब कि जैसे ये हमारे पास 4 फोटोज़ है, इन 4 फोटोज़ को मैं एक क्रिएट कलेक्शन रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो कि दिस इज़ माई कस्टम। तो आपके पास ये एक कलेक्शन बन गई, मतलब इन 4 फोटोज़ की कलेक्शन हो गई। और एक हम डिफ़ॉल्ट में जाते हैं तो वो सारी की सारी कलेक्शन दिख रही है। तो आप अल्टीमेटली कैटेगराइज बना सकते हो कि आप ये वाली फ़ोटोज़ मतलब कि आपने इस ड्रेस की एक बना दी या इस प्रोडक्ट की एक बना दिया, तो इस तरीके से आप अलग अलग कलेक्शंस बना सकते हो अपने प्रोडक्ट्स के लिए। पब्लिशिंग सर्विसेज आप डायरेक्टली यहाँ से भी पब्लिश कर सकते हो, चाहे फेसबुक, फ्लिकर और किसी और ऑनलाइन सर्विसेज में, मतलब चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक, बट वो ये लॉगिन वॉगिन आपको सेटअप करना है। बट अभी हमारे को उसकी ज़रूरत नहीं है। सो डबल क्लिक कर रखी है हमने, फ़ोटो यहाँ पे चेक करी। अब काम आ जाता है कि हम इसको डेवलप करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये तो सिंपल ईजी पार्ट था जो हम देख रहे हैं। राइट साइड में अपने पास क्या आ रहा है, हिस्टोग्राम, क्विक डेवलप, कीवर्डिंग। अब ये क्या चीज़ें हैं तो इसको एक एक करके देखो। हिस्टोग्राम का मतलब होता है कि आपकी इस ओवरऑल जो पिक्चर है, इस पिक के अंदर कितनी ब्राइटनेस है, मतलब जो वाइट एरिया है वो बहुत ज़्यादा है तो वो इस तरीके से आपको शो कर रहा है। तो अल्टीमेटली आप चाहो कि ये हिस्टोग्राम, वैसे तो हमारे को रीडेबल इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से क्विक डेवलप में जा सकते हो। क्विक डेवलप में इसी हिस्टोग्राम को आप एडिट करने के लिए सिंपल प्रीसेट्स दे रखे हैं कि आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव प्रीसेट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग फिल्टर्स आ रहे हैं। जैसे ब्लू फिल्टर अप्लाई किया, तो जैसे ब्लू फिल्टर अप्लाई किया, ब्लू गायब ही कर दिया उसने पूरे इमेज में से। आप चाहते हैं कि कोई इफेक्ट ग्रेन हैवी करना है तो आप यहाँ से क्लिक करो। तो जो जो आप इफेक्ट ऐड करते रहोगे, ये सारे ब्लैक एंड व्हाइट के इफेक्ट है और ये वाले आपके नॉर्मल इफेक्ट हैं कि जैसे हम बोले कि इसे विग्नेट देनी है, तो देखो चारों तरफ एक विग्नेट आ गई। आप चाहते हो कि नहीं मेरे को इसके अंदर कलर प्रीसेट में थोड़ा क्रॉस प्रोसेस वन करना है, तो यहाँ से क्लिक करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग। तो मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हो कि ये एक तरीके के प्रीसेट्स हैं, जिन प्रीसेट्स को ये आपको नेट पे और भी प्रीसेट मिल जाते हैं तो हम वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई प्रीसेट अप्लाई करना। वाइट बैलेंसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शूट होती है। अगर आप शूट करते ही है, आपको फोटोग्राफी की क्लासेस चल रही है तो आपको वहाँ वाइट बैलेंस के बारे में बताया होगा, बताया कि नहीं? हाँ सर, बताया है। क्या होता है बताओ। तो व्हाइट बैलेंस आई थिंक ब्लैक, और वो व्हाइट के बारे में सर ने बताया था कि ब्लैक जो है वो हाइड कर देता है और व्हाइट वैसे ऐसा कुछ बताया था सर ने। ऐसा कुछ बताया था कि क्या बताया था? कि मतलब ब्लैक पीछे अगर आप ऐसे मिला के करोगे तो कुछ तो बताया था कि वो हाइड कर देता है इमेज, जैसे थोड़ा बताया था व्हाइट और ब्लैक के बारे में सर ने। और कोई? और कोई बताना चाहेगा कुछ? तो मेरे को पता ही नहीं सर, याद नहीं है सर। हैं? याद नहीं है सर। चलो फिर देख लो, फिर वो जब वो बताएंगे तब ये देख लेना कि वाइट बैलेंसिंग यहाँ पे आती है, तो आप इस सब तरीके से देख सकते हो उसको। ऑटो टोन हम यहाँ से क्लिक करते हैं। ऑटो टोन में हमारे पास क्या है कि ऑटोमेटिकली जो भी ब्राइटनेस कंट्रास्ट की एडिटिंग है वो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। मैनुअली हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं कि आप एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करते जाओगे, उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। कंट्रास्ट आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्लिक करके इंक्रीज कर सकते हो। तो ऑटो टोन मतलब वो डिफॉल्ट खुद ही कर ले सब कुछ, या फिर आप खुद चाहते हैं, जैसे अब यहाँ पे वाइट एरिया बहुत ज़्यादा आ रहा है जो इसको किल कर रहा है, तो आप वाइटनेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे वाइटनेस को एक तरीके से एनहेंस करना है। और ब्लैक भी हमारे को ज़्यादा चाहिए, तो जो डार्क एरिया है वो हमारे को ब्लैक के एरिया के अकॉर्डिंग चाहिए।
तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो कि जो ब्लैक है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक दिखे, और जो वाइट है वो बहुत ज़्यादा वाइट दिखे या कम दिखे। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो अपनी पिक को और एनहेंस करने के लिए, कि जो हमारे को सारी चीज़ें विजिबल हो जाए। और डिफ़ॉल्ट तो है ही, ऑटो टोन क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली एडिट करेगा जो भी चीज़ें हैं। कीवर्डिंग एक तरीके से इसका मीटा डेटा होता है, कि मेटा डेटा होता है कि अल्टीमेटली हिडन इमेजेस होती है, हिडन डेटा होता है। कि जैसे अगर हम कोई इमेजेस देखें, कि सपोज जैसे ये एक इमेज है, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ से डिटेल्स में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो अभी आपको ये सब खाली दिख रहा है, ये सब मेटा डेटा के थ्रू हम फिल कर सकते हैं। मतलब कि अल्टीमेटली आप उसका बारे में इंफॉर्मेशन जो है, जो हिडन इंफॉर्मेशन है, वो सब चीज़ें सेव कर सकते हो। कि जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से कैमरे से क्लिक हुआ है, क्या उसका वैल्यूज़ थी, कि F16 पे काम किया है, एक्सपोजर टाइम ये था, ISO इतना था, और फोकल लेंथ इतने में हमने शूट किया। तो अल्टीमेटली ये सब हमारे पास मेटा डाटा के थ्रू होती है। तो ये मेटा डेटा होता है कि आप अल्टीमेटली अपनी उस इमेजेस के बारे में हर इंफॉर्मेशन को बना भी सकते हो और सेव करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पे अपने अगर मेटा डेटा देख रहे हैं तो अभी सिर्फ कैमरा इंफॉर्मेशन आ रही है, बाकी कुछ भी इसके एक्स्ट्रा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप यहाँ से अलग अलग मेटा डाटा डिज़ाइन कर सकते हो। तो मेटा डाटा में जैसे हो गए कीवर्ड टैग्स हो गए। तो कीवर्ड टैग्स मतलब कि अगर इस इमेज के मैंने कीवर्ड्स बना दिए कि ये बूस्टर है, ये वाटर बूस्टर है, ये RO का लिए यूज़ होता है, तो अल्टीमेटली कोई भी इस तरीके से सर्च करेगा तो वो ऑटोमेटिकली इस इमेज को ढूंढ के दे देगा। जैसे हम गूगल पे देखते हैं कि कुछ लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आता है, तो वो सब मेटा डेटा के थ्रू ही आती हैं। तो ये एक तरीके से हिडन कीवर्ड्स होते हैं जो हम उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये उस केस के लिए सर जैसे जैसे मतलब वो हिडन कीवर्ड्स का मतलब पॉइंट क्या होता है? हिडन कीवर्ड्स होते हैं कि देखो, जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे कोई आदमी तो बैठा नहीं जो सर्च करके आपको देता है। उसमें क्या होता है, हाँ रोबोट्स होते हैं। रोबोट्स क्या ढूंढते हैं, रोबोट्स उस नाम के वर्ड्स ढूंढते हैं। आपने SEO का मतलब नाम सुना है, SEO? नहीं सर। और किसी ने सुना है SEO? हाँ सर, सुना है सर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, वो क्या करते हैं? हाँ सर, वो कीवर्ड्स को जितना आप अच्छा कीवर्ड डालेंगे उतना ज्यादा रिलेट कर पाएगा उस सर्च से। हाँ, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि गूगल में एक तरीके से रैंकिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं। रैंकिंग किस तरीके से होती है कि जब हम कुछ भी नाम सर्च करते हैं, सपोज आपने बोला कि मेरे को कोई रिजॉर्ट की फोटो चाहिए, तो आप जब रिजॉर्ट पिक वॉलपेपर डलवा लिखते दो। हो तो डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग में जो आपके पास 10 पेज, मतलब पहले पेज पे जो 10 लिंक्स आते हैं उनकी रैंकिंग ज़्यादा होती है, जो 10th पेज पे उसकी रैंकिंग कम होती है। तो ये रैंकिंग धीरे धीरे गूगल फर्स्ट पे कैसे लाता है, ये SEO के थ्रू आता है। तो ये SEO जो वर्ड्स होते हैं, ये एग्जैक्टली करते क्या है, ये कीवर्ड्स ढूंढते हैं। मतलब कि जो हम दिमाग में रखते हैं, जो चीज़ें सोचते हैं, उस तरीके के कीवर्ड्स को वो अपनी वेबसाइट में, अपनी फोटोग्राफ में, जो भी उस वेबसाइट में, सपोज कंटेंट है, आपने ये सारे रिजॉर्ट की फोटो अपनी एक वेबसाइट पे डाली हुई है, तो आप क्या करोगे, इन इमेजेस का जो नाम है, अब सपोज ये नाम है IMG8417, अब ये लिख के कोई सर्च करेगा क्या इसको? जब भी हम कोई सर्च करेंगे इमेज को, सपोज उसने सर्च किया JW मैरियट, तो JW मैरियट में ये दिखनी चाहिए ना। हाँ जी सर। IMG 18417 पे नहीं कोई सिलेक्ट करेगा। अगर मैं यही इमेज सीधी वेबसाइट पे डाल दूंगा तो इसका नाम क्या रहेगा, IMG8417। तो ये कभी सर्चिंग में आएगी ही नहीं। मतलब गूगल रोबोट जो ढूंढ रहा होगा नाम, उसको ये मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो ये IMG8417, कोई किसी ने सर्च किया 8417 रोल नंबर, तो अब ये जरूर इमेज दिख जाएगी। तो ये क्या होते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं। तो यही मेटा डेटा हर एक इमेज के हम बैकग्राउंड में फिल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो इमेज की रैंकिंग है वो ज्यादा हो जाती है। समझ में आया? हाँ सर। तो इस तरीके से इतनी ज्यादा आपको मतलब उसमें जाने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना आपको करने का अभी नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा रोल है नहीं कि हमें ये सब फिल करना होता है। हमारा मेन क्या है, फोटो को एनहेंस करना है, फिल करना है। अब देखो, जैसे मैंने कुछ चीज यहाँ पे चेंज किया, तो देखो यहाँ पे एक आइकन आ रहा है छोटा सा, दिख रहा है? इनके अंदर नहीं दिख रहा,
इनके अंदर ये दो दो दिख रहे हैं, इसके अंदर भी एक दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इसको छेड़ दिया है, मतलब इस इमेज को, जो ये इमेज है इसको मैंने छेड़ दिया। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ, इसको क्लिक किया, इसको भी रीसेट किया, तो डिफॉल्ट ये इमेज है, ठीक है। और ये कलेक्शन में है इसलिए ये एक्टिव हो रही है। तो मैं यहाँ से डिफॉल्ट एक स्मार्ट कलेक्शन में आ जाता हूँ, जहाँ से कोई भी एक्टिव हमारे को नहीं करना है। और इसमें भी आके मैं इसको, अब जो ये इमेज हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो हम इमेज ओपन कर रहे हैं, तो अब जैसे ये एक इमेज सिलेक्ट की और अब मैं देखूँ तो यहाँ राइट साइड में आपको वो जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो गई, अब दूसरी चीज़ें आ गई यहाँ पे। मतलब पहले जो हमारे को दिख रहा था सिर्फ हिस्टोग्राम, मेटा डाटा, अब ये सारी चीज़ें डेवलप मोड पे आ गई है। तो डेवलप मोड का मतलब होता है कि आप एक तरीके से उसको डेवलप करना शुरू कर रहे हो, मतलब अब आप इसको एडिटिंग करोगे। तो एडिटिंग में यहाँ पे आपके पास जैसे हिस्टोग्राम है, वैसे यहाँ पे आपके पास, अब ये हिस्टोग्राम हम चाहें तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत, मतलब इसको समझ में नहीं आता कि वैल्यू हम किसको छेड़ रहे हैं। तो आप चाहो तो इस पर माउस रख के आप इस तरीके से एनहेंस कर सकते हो कि आपको वाइट को कम करना है या ब्लैक को ज़्यादा करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो। बट ये एक तरीके से आप जितना अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आप उसके बाद हिस्टोग्राम से एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आप वैल्यूज से करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहला है क्रॉप। तो क्रॉपिंग क्या है कि आप इस इमेज को, सपोज मैं चाहता हूँ कि ये इमेज का जो रोल है वो इतना ही आएगा, और यहाँ से हम इस इमेज को क्लिक कर देते हैं। अगर आपका रोटेशन कुछ गड़बड़ है तो आप उसके एंगल को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो सपोज ये इमेज हमारे पास इतनी है और मैं इसको सेंटरली कर लेता हूँ। तो ये मेरा एक मेन एरिया आ गया और मैं इसको क्रॉप कर लिया। अब मैं इस क्रॉप करने के बाद यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जिन फीचर्स को हम अभी वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे एंगल और एक्सपेक्टनेस यहाँ से डिफाइन करते हैं, और इसको क्लोज करो। तो जो हमारे पास है ये क्रॉप होके हमने इतना ले लिया डेटा। अब सबसे पहली चीज़ है बेसिक। तो बेसिक क्या है? बेसिक एक तरीके से बेसिक कलर करेक्शन है डिफॉल्ट अपनी इमेज के साथ। तो ट्रीटमेंट आपको करना कैसा है? ट्रीटमेंट आपको कलर के लिए करना है या ब्लैक एंड व्हाइट के लिए करना है? तो दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं कि आप कलर के अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट के अकॉर्डिंग। तो ब्लैक एंड व्हाइट पे चले जाओगे तो वो एक तरीके का ब्लैक एंड व्हाइट शूट हो जाएगा, और आप उसके अकॉर्डिंग जो भी हम नीचे चेंजेस करेंगे वो चेंजेस ब्लैक एंड व्हाइट के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप कलर रखना चाहते हो, आप कलर रखो, ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हो, ब्लैक एंड व्हाइट। सो आई यूज कलर। अब यहाँ पे हमारे पास पहला है वाइट बैलेंसिंग। वाइट बैलेंसिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वाइट बैलेंसिंग होता क्या है? वाइट बैलेंसिंग इज लाइक टू गिव द ओवरऑल एम्बियंस ऑफ द लाइट्स, कि आप जो लाइट यूज कर रहे हैं, जो भी आप एम्बियंस यूज कर रहे हैं, उसको हम किस तरीके से। वाइट बैलेंस ये डिफाइन करता है कि एक्चुअली जब भी हम कोई लाइट जलाते हैं तो उसका रिएक्शन हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग पड़ता है। मतलब अगर मैंने एक येलो लाइट जलाई तो ओवरऑल जो सीन है उसमें एक येलो एम्बियंस क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज उस लाइट का कलर येलो है। तो वाइट बैलेंसिंग क्या करता है? वाइट बैलेंसिंग आपको एक्चुअल जो कलर है उस, मतलब लाइट के एम्बियंस के थ्रू जो बन रहा है, उनको एनहेंस करने के लिए या उसको विजिबल करने के लिए हम यूज करते हैं वाइट बैलेंसिंग। तो एज शॉट, मतलब जो डिफॉल्ट उसने वाइट ट्यूबलाइट लगा रखी थी उसके अकॉर्डिंग ये शॉट क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑटो, मतलब ऑटोमेटिकली, तो देखो ब्लूइश एम्बियंस अपने आप ही गायब हो गया। मतलब मैं एज शॉट देखूँ तो देखो एक ब्लू एम्बियंस था उसके ऊपर। सबको विजिबल हो रहा है? नहीं? हाँ सर, विजिबल है। तो अब मैं जैसे ऐसे ऑटो किया तो देखो ब्लू एम्बियंस खत्म हो गया, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट और ब्लू जो एक्चुअल कलर है वो चीज विजिबल हो गई। तो अल्टीमेटली उसने खुद ही सेट कर दिया उसको। यहाँ पे देखें तो अभी ये 0 0 ही है। जैसे ही मैं इसको बोलता हूँ ऑटो, तो देखो एक वैल्यू चेंज हो गई। तो टेम्परेचर और टिंट ये दो चीजें डिफाइन कर देता है। टेम्परेचर, क्या कौन था? तो यहाँ पे हमारे पास देखो सबसे पहली चीज है टेम्परेचर। अभी यहाँ पे एक आई ड्रॉपर है। आई ड्रॉपर का काम क्या होता है कि ये एक तरीके का आपके पास जो पिक्सल है, देखो वहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको उसके फिट रिजोल्यूशन दिख रहे हैं कि आप इसके अकॉर्डिंग उसकी लाइटनेस रखना चाहते हो। जैसे हम ब्लू पे ले जा रहे हैं तो वो एक तरीके का ब्लू एम्बियंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये सब कुछ चेंज हो गए।
तो अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि इसको ब्लैक के अकॉर्डिंग जाते हैं तो वो ब्लैक को मेन मान लेता है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप आई ड्रॉपर के थ्रू कर रहे हो कि भाई इसको मान लो कि ये एक्चुअल कलर में है, तो उसी के अकॉर्डिंग वाइट बैलेंस करेगा। या फिर आप मैनुअली डिफाइन करो कि आप टेम्परेचर और टेंट, टेम्परेचर क्या होता है, ये केल्विन एरिया है कि जैसे हम कलर टेम्परेचर होता है कि रेड टू ब्लू होता है, उसी तरीके से यहाँ पे एक वेरिएशन है कि ये हमारे पास रेड और एक तरीके से ब्लू। तो ये अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है कि आप अभी इसमें देखें तो एक ब्लू कलर का एक ओवरऑल सीन आया हुआ है, मतलब कि जो भी लाइट लेंस किसी की वजह से भी आ सकता है, तो मुझे उसको कम करना है। तो मैंने यहाँ से उसका टेम्परेचर अलग किया कि ब्लू जो कूल एरिया है उससे थोड़ा सा हॉट में ले गया, जिससे जो ब्लूइश एरिया है वो खत्म हो गया। टेंट का मतलब है कि आप ओवरऑल टेंट कुछ कलर का देना चाहते हो तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे अब देखो जा रहा हूँ तो मैं ये पर्पल ऐड कर रहा है और इधर जा रहा हूँ तो ग्रीन। तो आपको ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी, बहुत हल्का सा ही आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी और ये आपका टेंट उसके अकॉर्डिंग डिफाइन हो जाएगा। तो ये एक एग्जैक्ट कलर में आ गया कि हर चीज़ जो उसकी नेचुरल कलर है वही चीज़ हमें विजिबल हो रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाइट बैलेंस। नेक्स्ट वन इज टोन। टोन इज लाइक कि आपके पास अब जो जरूरत पड़ेगी वो चीज की जरूरत पड़ेगी कि हम अब ये सारी चीजें, इसका कोई रूल नहीं है कि भाई इसको इस तरीके से करेंगे, एक्सपोजर इतना रखेंगे, कंट्रास्ट इतना रखेंगे, ये अब आपको करना खुद सीखना है। आप फोटो क्लिक करो और उसके बाद आप इस चीज को रॉ फाइल को यहाँ पे लेके आओ और उसके साथ काम करो। डीएसएलआर कैमरा किस किस के पास है? सर अभी तो सब मोबाइल फोटोग्राफी से ही कर रहे हैं। ओके, तो मोबाइल में एचडीआर मोड किस किस के पास है? हाँ सर है। हाँ, तो उसी एचडीआर फोटो को आप इसमें यूज करना शुरू करो। एक्सपोजर होता है लाइट को एक्सपोज करने के लिए, मतलब लाइट को कम या ज्यादा, जैसे ओवरऑल पूरे लाइट पे मतलब बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट आ गई तो उसको आप एक्सपोज करके कम या ज्यादा कर सकते हो। कंट्रास्ट आपको हर चीज को बहुत शार्पली करने के लिए आप यूज करते हैं। हाईलाइट जो ओवरऑल ब्राइट लाइट पड़ रही है उसको, कौन है? शेडोज, डार्क को डार्क, लाइट को और डार्क। अब जैसे यहाँ पे कुछ एरिया कई बार होता है कि जैसे हेयर्स पता ही नहीं चल रहे कि यहाँ पे हेयर्स हैं या कुछ ऐसा कुछ डार्कनेस है, तो उस केस के अंदर शेडोज को आप एनहेंस कर सकते हो जिससे आपको वो ओवरऑल पूरा सीन दिख जाए। अभी आप यहाँ से इस तरीके से अपने उस पूरे सीन को ठीक करते जा रहे हो। अब जैसे व्हाइट को और व्हाइट करना है या कम करना है, जैसे ओवरऑल सीन में देखें तो व्हाइट हैगा लेकिन वो अभी ओवर नहीं दिख रहा, तो अगर आप चाहते हो तो उसको व्हाइट को आप इंक्रीज कर सकते हो। देखो अब आपका बैकग्राउंड जो ग्रेइश था वो सीधा खत्म होता जाएगा क्योंकि हमने व्हाइट को अब एनहेंस कर दिया, मतलब ओवर ब्राइट कर दिया, जिससे वो एरिया अपने आप ही साफ हो गया। ऐसे ही हम ब्लैक को भी कर सकते हैं कि जो ये ब्लैक दिख रहा है इस ब्लैक एरिया को आपको ज़्यादा रखना है या कम करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डार्कनेस के साथ भी काम कर सकते हो। तो वाइट एंड ब्लैक दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी डीएसएलआर फोटोग्राफ को मतलब एडिट करने के लिए रॉ को। क्लैरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर देखो जैसे ये एक शार्पनेस दिख रही है जो हमारे पास प्रोडक्ट है, तो अगर मैं उसको क्लैरिटी को इंक्रीज करता हूँ तो देखो वो हर चीज़ कितनी विजिबल होने लगी, मतलब कि जो एक एक लाइंस हैं वो भी हमारे को उसकी पूरी टोन दिखने लग गई। तो जो एग्जैक्टली कलर होगा, जो इसकी क्वालिटी होगी, वो सब प्रॉपरली विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो क्लैरिटी को भी आप डिफाइन कर सकते हो। क्लैरिटी को अगर हम कोई फोटोग्राफ में देखें तो क्लैरिटी जिस तरीके से शार्प करती है उस तरीके से ब्लर भी करती है कि यहाँ से करेंगे तो सॉफ्टनेस देगा और इंक्रीज करेंगे तो वो शार्पनेस देगा। वाइब्रेंस वही चीज है जो कलर को इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते थे उसके अंदर फोटोशॉप के अंदर, तो आप यहाँ से वाइब्रेंस को ओवरऑल इंक्रीज कर सकते हो सीन के अकॉर्डिंग। और सेचुरेशन आप ना ही छेड़ो तो अच्छा है क्योंकि सेचुरेशन ओवर ब्राइट कलर कर देता है, तो आप चाहो तो उसको कम ही रखो। तो इसके थ्रू आप वो सब चीज़ें चेंजेस कर सकते हो जो हम फर्स्ट फोटोग्राफ के अंदर देखते हैं। अब सपोज ये एक फोटोग्राफ आपने एडिट करी है अभी और इसमें अगर मैं थोड़ा सा टेंट मुझे ज़्यादा लग रहा है, सपोज आपने इस तरीके से एक फोटो को एडिट करी। अब आपको लगता है कि यार
इसको अगली को देखता हूँ तो इसका एक अलग टोन है, फिर से देख रहा हूँ इसको, इसकी एक अलग टोन है। तो अल्टीमेटली हर एक फोटो का एक अलग मोड होगा, मतलब सब फोटो तो उसी टाइम खींची है सारी, लेकिन इनकी टोन अलग अलग है। और ये हमने ठीक कर ली, कलर करेक्ट कर ली है सपोज जो हमें चाहिए। तो आप इन सबको ऐसे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे कर दोगे सिंक, सिंक्रोनाइज ऑल थिंग, सब कुछ करना है, यस। तो अब आपके पास जो जो इमेजेस है वो उसके अकॉर्डिंग सिंक हो गई, मतलब कि जो आपने उसमें अप्लाई किया है वही मोड उसके अंदर करेगा काम। तो अब लेकिन इसमें कई चीज़ें होती हैं कि भाई इसकी ब्राइटनेस के लिए हमने कुछ किया होगा, वही अगर इसमें ओवर ब्राइट था तो वो उसको किल भी कर देगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि आपको किस फोटो को कितना करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं बैठेगा नहीं इससे, तो हम इसे रीसेट कर सकते हैं और मैनुअली इसको फिर से डिफाइन कर सकते हैं कि हमने इसको बोला ऑटो, जिससे थोड़ा कलर करेक्ट हो गया, थोड़ी सी क्लैरिटी को हम इंक्रीज करते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं और एक्सपोजर थोड़ा सा कम रखते हैं हल्का सा, वाइटनेस शार्प ठीक है, और क्रॉपिंग भी कर देते हैं। तो आप मैनुअली भी उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम फोटोज़ को एडिट करना शुरू करते हैं इसके अंदर। तो आप पहले एक बार इंस्टॉल ही कर लो और फिर थोड़ा सा काम करके देखो तो पता चलेगा। आपने कुछ करा होता तो मैं कुछ आगे भी बताऊं, तो अभी मैं बताऊं किस तरीके से, ये नहीं समझ आ रहा। सर वो हिस्टोग्राम का क्या था जो आपने ऊपर बताया था ना, वो ऐसे जा रहे थे। ये वाला हिस्टोग्राम, हाँ हाँ, मतलब ये क्या, ये ये बेसिकली क्या है, एग्जैक्टली इसमें ये होता जो क्या है? ये सारे पैरामीटर लिखे हुए हैं ना यहाँ, हाँ हाँ। ये सब पैरामीटर यहाँ पे है एक साथ। मतलब हम्म। अल्टीमेटली आप जैसे माउस को रोल ओवर करोगे जब इसके ऊपर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो एक्सपोजर, शेडोज, ब्लैक्स, वाइट, हाईलाइट, ये सब कुछ आपको अलग अलग एरिया में हिस्टोग्राम बनाए हुए हैं। तो अगर जैसे आपको शेडोज को और डार्क करना है, सपोज कि कोई हम और पिक लेते हैं कि यहाँ से अपनी फाइल, और यहाँ से हम इसको इंपोर्ट फोटोज और कर लेते हैं, और कोई वैसी नॉर्मल फोटो लेते हैं। यहाँ से ऑल फोटोज हटा देते हैं और सिंगल एक फोटो हम ले लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास CR2 फाइल है, ऐड। अब देखो जैसे ये हमारे पास क्या है, ये रॉ फुटेज है, मतलब ये CR2 फाइल है जो कैनन DSLR से क्लिक की गई है। तो अब हम्म। इसकी क्या है, देखो डिफ़ॉल्ट जो फोटो हमें दिखती है, अब इसने ऑटोमेटिकली देखो एक्सपोज कर दिया उस इमेज को जितना वो रिफाइन खुद कर सकता था। अब जैसे यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं कि इसको डेवलप करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डिफ़ॉल्ट आते हैं जब पहली बार हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स देता है आपको कि भाई आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर रहे हो। बट अगर आप चाहते हैं कि भाई ये तो क्या हुआ, क्विक डेवलप में आएगा कि जो प्रीसेट है, मतलब जो इस इमेज में क्लिक करते टाइम उन्होंने यूज़ किया होगा, वो हमारी वाइट बैलेंस उसके अकॉर्डिंग है एज शॉर्ट, और प्रीसेट हमने कोई अप्लाई किया नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ऑटो टोन, तो ऑटो टोन वो खुद सेट कर रहा है कि भाई ब्राइटनेस इतनी होनी चाहिए, एक्सपोजर इतना होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट इतना होना चाहिए, जो भी उसके अंदर मतलब हमारे को जो उसकी फोटो सी दिख रही है। अब लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मेरे को इस फोटो को खुद जो डेवलप करना है अल्टीमेटली, तो मैं इसको हटाता हूँ, राइट क्लिक,
अब अल्टीमेटली मेरे को क्या है कि इस फोटो को, जो हम फोटो यूज कर रहे हैं, अब इस फोटो को हमें डेवलप करना है, ठीक है। तो जैसे हम इस छोटे से बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डेवलप मोड पे आ जाएगा कि हाँ हम अब डेवलप करना चाहते हैं। तो जो ऊपर सेटिंग्स हमें दिख रही है, इन सेटिंग्स के थ्रू हम अब जैसे जो इसका एरिया है, जैसे सपोज ये ब्लैक एरिया है, ये जो ब्राइट एरिया है, ये वाइट एरिया है, तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि ब्लैक एरिया को अगर जैसे हम यहाँ पे देखते हैं और सपोज यहाँ पे हमारा ये जो ब्लैक है इसमें डिटेल दिख नहीं रही, क्योंकि कई चीज़ें होती है जो अंडर एक्सपोजर हो जाती हैं, जो डार्क हो जाती हैं, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही होती, वो डार्क एरिया होता है। तो हम उस ब्लैक को कितना ब्राइट करना चाहते हैं, देखो यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जहाँ शेडोज उसको किल कर रही थी उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ पे लाइट पूरी तरीके से नहीं भी थी वो भी हमारे को शो होने लग गई कि देखो यहाँ पे हम जब इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर ऐसे अंडर एक्सपोजर फोटो आ गई तो अब हम इस एरिया को कभी देख ही नहीं सकते नॉर्मल जेपीजी के अंदर। बट अगर ये डीएसएलआर है, मतलब सॉरी आपकी रॉ फाइल है, CR2 फाइल है या NEF है, तो हम इसको एक्सपोज कर सकते हैं कि जो ब्लैक एरिया है उसको हमें रिवील करना है कि हाँ यहाँ पे हमारे का जो ब्लैक एरिया डार्क हो रहा था हमें उसको भी विजिबल करना है। तो हमारे को हर चीज़ जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं थी वो डार्क एरिया भी ब्लैक एरिया वाला हमारा हाईलाइट होगा। शेडोज में जाते हैं तो अगर हमारे पास जैसे इसकी, ये तो हो गया डार्क एरिया। अब ये जो एरिया दिख रहा है जहाँ पे हमारे पास एक ही कलर की शेड बनती है, दिस इज कॉल्ड शेडोज। तो हमें शेडोज को और ओवर एक्सपोज करना है तो हम यहाँ से शेडोज को इंक्रीज करते हैं, तो ओवरऑल जो शेडोज है वो हाईलाइट होनी शुरू हो जाएंगी। बट ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा रॉ पे ही इतना अच्छे से काम करेगा, अगर आप जेपीजी पे कोशिश करोगे तो वो उतना अच्छा नहीं करेगा क्योंकि वो ओवरऑल इमेज को एक्सपोज करता है। तो यहाँ पे हम ओवरऑल, जैसे लाइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट हो रही है तो मैं पूरे ओवरऑल एक्सपोजर को थोड़ा कम करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक मुझे हाईलाइट, जो ब्राइट लाइट यहाँ पड़ रही है उसको कम करना है या बहुत ज़्यादा करना है, तो मैं हाईलाइट को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो देखो कई बार होता है ओवरबर्न हो जाता है, मतलब कुछ एरिया दिखाई ही नहीं देता बिल्कुल। जैसे हमने सपोज कोई मेकअप किया हुआ है किसी ने और वहाँ पे पास में कोई लाइट, उसके ऊपर हाईलाइट जो की लाइट है वो हमने पास में रख दी, तो ओवर एक्सपोज होके क्या होगा, उसके चीक्स दिखेंगे ही नहीं या उसके फोरहेड को दिखेगा ही नहीं। तो उस केस में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि फोटो खराब हो जाती है। तो आप उस हाईलाइट के थ्रू आप उसको कम कर सकते हैं। तो हाईलाइट सिर्फ हाईलाइट को ही कम कर रही है। तो देखो यहाँ पे जो इसका रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपरली दिखना शुरू हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ हाईलाइट को कम करता हूँ तो देखो हाईलाइट क्या कर रहा है, ओवर एक्सपोज जो इमेज थी उसको वो अंडर एक्सपोज करता जा रहा है या न्यूट्रल करता जा रहा है और उसको हमें रिवील कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे व्हाइट में जाता हूँ तो ये जो प्योर व्हाइट कलर है, मतलब कि एक तो होता है कि हाईलाइट पड़ रही है और एक होता है कि प्योर व्हाइट कलर ही अगर हमारे पास उसमें बढ़ गया है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड हम व्हाइट रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लाइट बाउंस करवाते हैं, तो उस हाईलाइट को कम करने के लिए हम इसको यूज करते हैं वाइटनेस को। तो ये वाइटनेस है, मतलब अल्टीमेटली यही 5-4 चीजें हैं जिसके थ्रू, अब देखो जब मैं माउस को रोल ओवर कर रहा हूँ तो आप नीचे देखना, नीचे सिलेक्शन बनता है, देखो वाइट, हाँ हाईलाइट, एक्सपोजर। तो आप एक्सपोजर। हिस्टोग्राम के थ्रू करना चाहते हो या फिर इसके थ्रू करना चाहते हो, ये बस मैटर करता है कि आप वैल्यूज में देना चाहते हो या फिर आप मैनुअली करना चाहते हो। तो आपके ऊपर है कि हम इसे किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। क्रॉपिंग, बेसिकली क्रॉप एक तरीके से ये भी होता है कि आप खुद क्रॉप करना चाहते हो मैनुअली, या आपको लगता है कि कोई फोटो आपसे टेढ़ी हो गई है या उसको ठीक करना है, तो आप वो सब कर सकते हो कि हाँ हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारे को कितना चाहिए, या फिर हम खुद एक्सपेक्टनेस, मतलब जो भी साइज है उसको हम खुद सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है कि आपको क्या साइज की फोटो है बनानी है उसको। सपोज मैं बोलता हूँ 16:9 की हमारे को एक कॉम्प चाहिए, तो हमने वहाँ पे इतना कॉम्प कर लिया तो ऑटोमेटिकली वो इतना ही कॉम्प लेके उसको हम डन कर देते हैं। तो वो मतलब वो बाकी का काट देगी। यस वो क्रॉप कर देगी। एग्जैक्टली लाइट रूम क्या किन के लिए है, लाइट रूम उनके लिए है जिन्हें फोटोशॉप नहीं आता है ओके। और उन्हें इमेज एडिटिंग करनी है, तो वो लाइट रूम में कर सकते हैं। बट फोटोशॉप में क्या होता है, फोटोशॉप में हमें कुछ एडवांस एडिटिंग टूल्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मतलब वो होता है ना कि ग्रेडियंट आपने डालने हैं, आपको पीछे की कलरिंग चेंज करनी है, आपको कुछ कटिंग करके पेस्ट करना है, कोई कंपोजिशन क्रिएट करना है, वो सब काम इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो फोटोशॉप में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये है कि हम कलर करेक्शन और छोटी मोटी एडिटिंग भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो हुआ बेसिक पैरामीटर जो हम यहाँ के थ्रू चेंज करते हैं। टोन कर्व क्या होता है, टोन एक तरीके का वही जो कर्व हमारे कंट्रोल M
हम उसमें करते हैं फोटोशॉप में, वही यहाँ पे उन्होंने कर्व दे रखा है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आप ये मान के चलो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर की सेटिंग्स अलग है नीचे की सेटिंग्स अलग है। अब यहाँ जो टोन दिख रहा है, ये टोन आपका हाईलाइट, मिड टोन्स और शेडोज, ये तीनों चीजें हमारे को यहाँ विजिबल होती हैं कि हम किसको, अगर हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं तो आप अल्टीमेटली उस पिक को, कि हमने डिफाइन कर दिया कि इतना एरिया आपको डार्क के लिए लेना है। तो अब जब हम यहाँ पे माउस को रोल ओवर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हाईलाइट, डार्क, शेडोज, ये चारों चीजें फिर से हमारे को यहीं विजिबल हो गई। तो आप हाईलाइट को इंक्रीज करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे ओवरऑल जो जहां जहां पे लाइट सीधी पड़ रही थी, डायरेक्ट पड़ रही थी, उसको वो और एक्सपोज कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे धूप पड़ रही थी बट वो अभी पता नहीं चल रहा कि यहाँ ही धूप पड़ रही है। तो अगर मैं देखो हाईलाइट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो पता साफ पता चल रहा है कि हाँ, ये वाला एरिया जो डायरेक्ट लाइट के कॉन्टेक्ट में है। अगर डार्कनेस की बात करें तो जैसे ये एरिया अभी इतना डार्क नहीं हो रहा क्योंकि शेडो ऑब्वियसली इसके नीचे बनी होगी, तो मैं इस डार्कनेस को एडजस्ट कर सकता हूँ कि हाँ मुझे इसको थोड़ा सा डार्क रखना है। तो आप पिक्चर में देखेंगे तो थोड़ा सा और रिफाइनमेंट आना शुरू हो जाएगा कि आप उसकी लाइट को एडजस्ट कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप ये जेपीजी में नहीं करना और नहीं होगा जैसा आप देखोगे इसको। तो अगर हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि भाई क्या चेंजेस कर दिया, तो आप यहाँ से इस पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं कि बिफोर आफ्टर, यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ क्लिक करो तो आपको दोनों अरे चीजें पता। जेपीजी की फाइल रॉ में कन्वर्ट हो जाएगी ना फिर? हाँ हाँ, ये जो एक्सपोर्ट करेंगे तो जेपीजी में ही करेंगे हम। यहाँ तो सिर्फ ओके। हम एडिटिंग करते हैं कि जैसे अगर इस बाइक की आपने 360 फोटो क्लिक की है कि 360 डिग्री यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो आपकी एक ही लाइट सेटिंग थी ना पूरे सीन के अंदर। अब आपको एक को एडिट करना है और आप 15 फोटो को अपने आप ही एडिट कर सकते हो। वो चीज के लिए हम बस लाइट रूम को यूज करते हैं। तो यहाँ से जैसे हम यूज कर रहे हैं कर्व को, तो जब हम कर्व क्लिक करते हैं तो कर्व में भी आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसकी हाईलाइट को यहाँ से मैनुअली चेंज करना है। तो ये सब कुछ ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये 3 तरीके की सेटिंग्स को एक साथ देता है। HSL मतलब होता है ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, आपको किस मोड पे काम करना है। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो सबसे पहला हमारा आ रहा है HSL एक्टिव है। अगर मैं कलर में चला जाऊंगा तो कलर मोड एक्टिव हो जाएगा, और BNW में चला जाऊंगा ब्लैक एंड व्हाइट, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग उसको कंसीडर करेगा। तो आपको क्या चेंज करना है, सपोज आप चाहते हैं ह्यू सैचुरेशन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं और ये रेड कलर हमारा और ज्यादा एक्सपोज होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके सारे चैनल्स हमारे को विजिबल है कि रेड, ऑरेंज, येलो किसको आपको चेंज करना है पर्टिकुलरली। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि मुझे इस रेड को और हाईलाइट करना है, तो ये रेड कलर है, हमें पता चल रहा है, रेड लिखा भी है, और मैं इसको ह्यू को चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे आप ह्यू चेंज कर रहे हैं, ह्यू का मतलब होता है कलर को चेंज करना, तो पर्टिकुलर रेड कलर ही चेंज हो रहा है हमारा उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर। अब अगर हम मैं यहाँ से इमेज को क्लिक करता हूँ लेकिन मुझे चाहिए कि मुझे रेड को और इंक्रीज करना है, तो मैं सैचुरेशन एक्टिव करूंगा और सैचुरेशन के रेड मोड पे जाके मैं इसको इंक्रीज करूंगा, तो मेरी क्या होगा, उसको और एक्सपोज कर देगा, मतलब जो रेड कलर है वो और ब्राइट हो गया। लेकिन ग्रीनरी हमें बिल्कुल विजिबल नहीं हो रही, तो मैं कहता हूँ कि मैं ग्रीन को भी थोड़ा एक्सपोज कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से ग्रीन को और येलो को, इन दोनों को इंक्रीज किया, तो पीछे की हमारे पास क्या होगा, लाइट और ज्यादा आ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कई मूवीज में जो समुद्र होता है वो बहुत नीला सा दिखता है, स्काई बहुत मतलब फ्लोरोसेंट सा दिखता है, जबकि वहां पे गंदगी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब अब गंगा जी का कोई सीन उन्होंने लिया तो वहां की इतनी हरी गंगा दिख रही है कि जैसे मालदीव का पूरा वो दिख रहा हो समुद्र। तो वो अल्टीमेटली यही कलर करेक्शन करते हैं कि वो एक बेसिक एरिया लेते हैं कि हाँ इस एरिया को और ओवर एक्सपोज कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या रहता है, हम पर्टिकुलर एरिया को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं कि भाई हाँ हमारे पास अब पर्पल कलर यहाँ पे हल्का सा टेंट होगा, तो वो उसी पे ही काम कर रहा है कि हम पर्पल कलर को इंक्रीज कर रहे हैं। ल्यूमिनेंस होता है ब्राइटनेस, मतलब आप अपनी उस इमेज की उस पर्टिकुलर कलर को ब्राइट करना चाहते हैं। तो ल्यूमिनेंस का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, ल्यूमिनेंस क्या करता है, व्हाट इज नहीं सर, ल्यूमिनेंस। ये नहीं पता। ल्यूमिनेंस होता यूजुअली है, सर सैचुरेशन ह्यू और यही कर रहा है। हाँ मतलब ये तो वैसे मतलब एजू वो स्टडी की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे फिजिक्स पढ़ता है या न- कोई या ऐसे, मतलब नहीं सर, नहीं सॉफ्टवेयर की पता बात ये। नहीं कर रहा। अच्छा 1 मिनट रुकना यार, मैं अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। हम्म।
हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी। तो ल्यूमिनेंस क्या करता है, ल्यूमिनेंस एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा अगर जनरल बात समझ लो आगे के लिए भी अच्छा रहेगा। ल्यूमिनेंस, ल्यूमियंस, अगर हम बात करते हैं ल्यूमिनेंस होता क्या है, कि एग्जैक्टली क्या होता है कि लाइट एनर्जी होती है। अगर कोई बल्ब जलाते हैं तो उसके अंदर फोटोन्स होते हैं। जब वो फोटोन्स किसी सरफेस पे पड़ते हैं तो लाइट इल्यूमिनेट होती है, मतलब वो ल्यूमिनेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमें विजिबिलिटी बढ़ती है। तो वो जो ब्राइटनेस होती है, वो एनर्जी लेवल जो होता है, वो ल्यूमिनेंस कहलाता है। मतलब एक तरीके की वैल्यू है। और ल्यूमिनेंस से हम क्या करते हैं, ये देखो अब यहाँ पे हम इसको ओवरऑल बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, रेड कलर को इंक्रीज कर रहा है, उसकी लाइट को बढ़ा रहा है। उसके ऊपर जो लाइट ऑलरेडी है उसको। यस। तो ल्यूमिनेंस क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर कलर की ब्राइटनेस। अब सपोज आपने कोई ड्रेस, कोई फोटो शूट किया जो फैशन फोटोग्राफी है, और उसकी ड्रेस जो है वो येलो है, अगर वो हमारी पास क्या है उतनी अच्छे से एक्सपोज नहीं हुई, तो आप पर्टिकुलर उस ड्रेस के कलर को ही एक्सपोज कर सकते हो, मतलब इंक्रीज कर सकते हो कि हाँ उसको ब्राइट करना है हमारे को। तो सिर्फ उसी चैनल के ऊपर वो काम करेगा। क्लियर। हम्म। तो ये तीन चीजें इसके लिए करते हैं। ऑल का मतलब है सब कुछ एक साथ हमारे को मिल जाता है, ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस, तो आप तीनों एक्टिव कर सकते हो, अदरवाइज सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हो। ये तो हुआ इंडिविजुअल चैनल का। कलर में जाएंगे तो वही जो फोटोशॉप में आता था ना, कंट्रोल यू, वही तीन हम्म। चीजें हमारे को यहाँ विजिबल हो रही हैं। आप यहाँ आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको पर्टिकुलर जैसे ग्रीन कलर ह्यू इसका चेंज करना है, तो आप वो चेंज उसी तरीके से चेंज कर सकते हो कि हाँ अल्टीमेटली मुझे ये चीज एड ऑन या कम या ज़्यादा या सेचुरेशन ख़त्म करना है। अब सपोज देखो इतनी ओवरऑल एम्बियंस है उसके ऊपर, मतलब लाइट इतनी, जो स्काई का एम्बियंस पड़ रहा है वो ब्लूइश इतना है। अगर हम उसको इसके ऊपर, जैसे कई बार होता है ना ओवरऑल एम्बियंस आ जाता है किसी फोटोग्राफ के ऊपर, कि जो चारों तरफ की लाइट होगी, तो आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे एग्जैक्टली ब्लैक कलर ही चाहिए, मुझे वो चाहिए ही नहीं, क्योंकि सिल्वर और ब्लैक है तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग चाहिए, और उसकी डार्कनेस और लाइटनेस आपके ऊपर है, तो हम इसे ब्राइट रखना चाहते हैं। तो देखो पिक्चर कितनी क्लियर और शार्प हो हम्म। गई। तो इस तरीके से हम्म। हम अपनी पिक को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं कि एक एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे हमें, अब इसमें हमें कोई सिलेक्शन नहीं बनाना है कि भाई इतना एरिया सिलेक्ट किया फिर उसके बाद वो काम करना है, वो ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो ये तो हुआ हमारा एच एस एल, ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस, कलर और ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है कि आप जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी भी होती है, अगर सपोज रेड कलर है, इस रेड कलर को और ब्राइट करना है, तो मैं यहाँ से इंक्रीज करूँ तो देखो सिर्फ रेड कलर ही इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं हम्म। पीछे बात करूँ कि जो इसकी ग्रीनरी थी, उस ग्रीनरी को ही हमारे को और डार्क करना है, तो हम यहाँ से इस तरीके से चेंज कर सकते हैं कि येलो को भी हम कम करते हैं तो वो इस तरीके से हमारी पिक हो जाएगी, या हम उसे ओवर ब्राइट कर सकते हैं। तो एक तरीके की ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो आपको ये चीज़ की नॉलेज होगी कि उसको हम कैसे, मतलब हाईलाइट और शेडोज के साथ काम करते हैं। हुई है क्या अभी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी थोड़ी हुई है। सर फोटोग्राफी में अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट कुछ करना है तो सर वो आपके ऊपर डिपेंड है। मतलब हम वैसे तो ऑलमोस्ट मेरा तो पूरा हो गया उसका, तो उसमें अगर आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो आपके ऊपर है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। यहाँ पे होता है स्प्लिट टोनिंग। स्प्लिट टोनिंग का मतलब होता है कि आप अपने जो भी टोन इस इमेज के ऊपर है उसको आप स्प्लिट कर सकते हो, मतलब आप अलग एक नया एक एरिया बनाना चाहते हो, नया फिल्टर देना चाहते हो, तो आप यहाँ से देखो सपोज हाईलाइट आ रहा है यहाँ पे अभी ग्रे है, तो ओवरऑल जो इसका, ये स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि ये ओवरऑल जो फोटोग्राफ होती है उस फोटोग्राफ का हाईलाइट शेड अलग रख पे पूरा अलग काम करता है, और जो जितना डार्क एरिया होगा उसका अलग काम करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा फील अलग देना है, कि जैसे यहाँ से हम क्लिक करें और यहाँ से हम बोले इसको ब्लू कर दो, तो जितना हाईलाइट पे है वो वाला टोन अब इस कलर का हो गया। जैसे होता है ना कि भाई हमें हम्म। मतलब एक तरीके कलर करेक्शन करते हैं कि हमें थोड़ा सा येलोइश टच चाहिए पूरी इमेज पे, जैसे हम उसमें यूज करते थे फोटो हाँ। फिल्टर, वही सेम चीज यहाँ पे है हाँ। स्प्लिट टोनिंग, कि आप शेडोज को ब्लूइश रखना चाहते हैं। तो देखो इस तरीके से, जैसे होता है ना कि मैगजीन में आपने फोटोग्राफ्स भी देखी होंगी, तो वो इस तरीके से कर्व के साथ जो प्ले करते हैं वो इसी तरीके से चेंजेस करते हैं। तो जो ओवरऑल शेडोज है वो ब्लूइश है, और जो ओवरऑल ब्राइटनेस है वो आप चाहो तो जैसे हम बोले इसको एक्वा कर दे, ये नहीं एक्वा चाहिए,
ये वाला कलर कर देते हैं ऑरेंजिश मतलब येलोइश। और इसको भी अब हम चेंज कर सकते हैं कि जैसे इसकी सेचुरेशन कितनी रखनी है, ज़्यादा रखनी है और यहाँ से तो एक डल लुक जैसे होते हैं ना कि मतलब फैशन फोटोग्राफी में ज़्यादा यूज़ तो करते इससे हैं। तो पूरा ओवरऑल एम्बियंस तो पूरे पिक्चर पे ही हो गया यस ना। यस यस यस। लेकिन उसको आप बैलेंस कर सकते हो कि आप यहाँ से जाओगे कि आपको हाईलाइट पे कितना देना है और शेडोज पे कितना, ये आपके ऊपर है कि आप किसको ज़्यादा इफेक्ट देना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का एलयूटी होती है, मतलब लुकअप टेबल होती है। इतनी हम्म। डिटेल में वैसे अभी अभी आपको ज़रूरत नहीं है, अभी थर्ड सेमेस्टर ही है। तो आप तो बस यहाँ से कलर करेक्शन करो और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करो। ये बस ये ध्यान रखना कि ये इंडिविजुअली काम नहीं कर रहा। स्प्लिट टोनिंग का मतलब है टोन देना। आप पूरी इमेज चाहे कैसी भी कलर की हो, लेकिन आप उसकी हाईलाइट को और शेडोज को एक अलग टोन दे सकते हो। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट टोनिंग। क्लियर? हम्म। हम्म। नाउ डिटेल। डिटेल इज इंपॉर्टेंट। डिटेल का काम क्या है कि जैसे कोई पिक जब हम देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारा कैमरा ब्लर होता है, या फिर वो फोकस में नहीं होता, या फिर उसमें हम्म। नॉइज होती है, या हमारा कैमरा उतने अच्छा नहीं है। मतलब सपोज आपके पास डीएसएलआर तो है, अब डीएसएलआर 600D लो, 80D लो या मार्क 3 लो, तो इन तीनों में तो बहुत अंतर होता है ना फोटोग्राफ के अंदर। है तीनों डीएसएलआर, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, जो कैप्चरिंग करने का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत अलग अलग है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अब जैसे नॉर्मल 600D को हम ले लें तो 600D में अगर हम नॉर्मल एक प्राइम लेंस कोई भी यूज़ करके अगर हम कोई फोटोग्राफ क्लिक कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि जब वो फोटोग्राफ क्लिक करेंगे तो उसकी जितनी कैपेसिटी है जो डीएसएलआर की, वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा इमेज को। लेकिन वही सेम जगह पे वही सेम इमेज हम मार्क 3 से अगर शूट करेंगे तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि उसका जो कैप्चरिंग पिक्सल करने का है वो बहुत ज़्यादा हाई एंड है, मतलब ज़्यादा है। जैसे सपोज अगर हम कैनन 600D की बात करें तो उसका आईएसओ 400 800, इससे ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो नॉइज आना शुरू हो जाता है। जबकि अगर हम मार्क 3 की बात करें तो उनका 70 मतलब 50,000 40,000 इतना आईएसओ तक हम नॉर्मल पिक ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली फिर भी उसके अंदर नॉइज नहीं आती। तो इतना फर्क पड़ जाता है कि अगर हम कोई इसी वजह से कैमरे कुछ जो डीएसएलआर होते हैं उनके रेट कम ज़्यादा होते हैं कि वो कितने अच्छे से डिटेल कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर हम इसको हम्म। देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है वो अभी हमें विजिबल हो रही है कि भाई ये वाला एरिया सपोज हम चेक करते हैं कि हमने ये दिया। अब इसमें हमें कुछ शार्पनेस नहीं दिख रही, मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ब्लर ब्लर सी इमेज है साइड एजेस। तो मैं हम्म। यहाँ से इसको शार्प कर सकता हूँ। तो शार्प करूंगा तो क्या होगा, देखो वहां पे पिक थोड़ी सी नॉइजी होती जा रही है। यहाँ नॉइज आ गई ना हल्की सी, लेकिन ये हम्म। चीज हम्म। क्रिस्प शार्प हो गई। तो आप उसका रेडियस डिफाइन कर सकते हो कि थोड़ा सा एरिया हम बढ़ा देते हैं तो वो थोड़ा सा ब्लर करेगा उस चीज को जो हमने यहाँ पे नॉइज क्रिएट की है। अब उसकी डिटेलिंग को हम शार्प करना चाहें तो हम शार्प कर सकते हैं, लेकिन हमारी पिक्चर में देखो कितनी नॉइज आ गई। ये नॉइज हमारी इस वजह से क्योंकि उसकी इतनी इमेज की इतनी वैल्यू नहीं है। तो आप इसको इस डिटेल को उतनी ही रख सकते हैं जितना का हमारे को मतलब फोटो दे कि भाई हाँ आप इतनी प्रोसेसिंग कर लो इसको। तो ये शार्पनिंग है। अगर आपको लगता है कि नॉइज आई हुई है इमेज के अंदर थोड़ी सी भी सर, तो ये ये ऊपर आपने कुछ स्मार्ट करके बना रखा था क्या ऊपर, जहाँ पे रेड रेड बिल्कुल अलग सा दिख रहा है? ये हाँ हाँ, ये। नहीं नहीं, ये तो उसके साथ ही है। मतलब यहाँ पे डेंट बना हुआ है ना उसका, हाँ हाँ हाँ। वो तो नहीं, उस मुझे पिक्चर लगा इसका सिलेक्शन करके कुछ बनाया हुआ नहीं है। नहीं नहीं। अब देखो नॉइज में क्या है कि आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखो एक नॉइज सी दिख रही है आपको पूरे सीन के अंदर। मतलब देखे तो यहाँ पे बहुत मतलब रिफाइन नहीं है। ये देखो छोटे छोटे ऐसे टिनी इमेजेस सी है। अगर मैं और जूम करूँ तो ये दिख रहे हैं ना लाइन, ये डॉट डॉट डॉट। हम्म। तो इसको रिमूव कर लेके आप नॉइज रिडक्शन का यूज करते हैं कि नॉइज से क्या होगा, वो पिक्सल ब्लर कर देता है। हम्म। कितना वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो कि डिटेलिंग कितनी एरिया तक लेनी है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। और कंट्रास्ट थोड़ा शार्प करना है या नहीं करना है वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो नॉइज डिडक्शन का मतलब है कि आप अपनी पिक्चर को एक तरीके का स्मूथ
और ब्लर, लेकिन उसमें कुछ एरिया पे वो जहाँ जहाँ कलर चेंज हो रहे होंगे वहाँ दिक्कत करेगा। तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको वो कितने अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है हमारे पास इमेज। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं, नॉइज़ को, जो भी नॉइज़ है उसके कलर्स को पर्टिकुलर करना है तो आप कलर्स के थ्रू डिटेलिंग चेंज कर सकते हो। और उसमें स्मूथनेस देना पिक्सल को, तो स्मूथ दो आप। हम्म। तो यहाँ पे और यहाँ पे देखो आप कितना कलर में डिफरेंस आता जा रहा है, मतलब कि अगर हम नॉर्मली पिक देख रहे हैं जूम करके, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ये सारी सेटिंग बेकार लग रही है, तो आप चाहो तो इसका प्रीसेट भी बना के रख सकते हो कि मैं इस सेटिंग को प्रीसेट बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ से प्रीसेट होते हैं, तो आप क्लिक करके प्रीसेट बोल सकते हैं कि लाइक दिस इज़ माय फर्स्ट। तो वो एक प्रीसेट रहेगा कि बाई चांस मैं इसको रीसेट भी अब कर दूँ पिक को, तो वो एक रीसेट हमारे पास डिफ़ॉल्ट पिक हमने यहाँ पे देख ली जो उसकी है। ये क्विक डेवलप की वजह से इतना ग्रीन दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको चेंज करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दिस और वो ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा जो हम देंगे उसको। तो इस तरीके से आप प्रीसेट भी ला के रख सकते हो अपनी पिक के अंदर कि भाई आपने ये चेंज कर लिया। अब सपोज थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि आप एक ब्लैक एंड वाइट के साथ देखना चाहते हो कि ये कैसा लगेगा, तो मैंने यहाँ से ब्लैक एंड वाइट लिया और मैं स्प्लिट टोनिंग में यहाँ पे इसको थोड़ा सा विंटेज टाइप का बना देते हैं, सेचुरेशन कम करते हैं। सर इसमें पिक्चर का जितना पोर्शन जूम हुआ हुआ रहता है वही एडिट होता है क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो पास से देखने के लिए। अच्छा। और यहाँ से नॉइज रिडक्शन हम कम कर देते हैं, शार्पनेस इंक्रीज करते हैं। अब जैसे आपको लगता है कि ये भी एक मेरे लिए अच्छा प्रीसेट है जो हम उस इमेज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आप इसको भी एज अ प्रीसेट सेव कर लो। सर जो जो हमने चूज करा होता है उसके अंदर ऑलरेडी आ जाता है। हाँ, वो सब वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ही है। तो आप यहाँ से चेंज करोगे, बस अपने प्रीसेट बना के रखो हर एक के लिए, अगर आपको कोई अच्छा बन जाए आपसे। ठीक है, हम्म। तो आज इतना ही रखते हैं।